आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर में। मेरा नाम है श्रेम सिंह और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस्मोस की स्टडीज़ को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। और कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स, मतलब इस यूनिवर्स की जो स्टडी पढ़ेंगे उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो आप जानते हैं यूनिवर्स कितना वास्ट है, तो इतने वास्ट यूनिवर्स को एक वीडियो में समझना तो पॉसिबल नहीं है। तो कॉस्मोलॉजी भी कई पार्ट्स में डिवाइड हैं, हर एक पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। आज कॉस्मोलॉजी के जिस पार्ट को हम समझने वाले हैं वो है सोलार सिस्टम। हमारा सोलार सिस्टम कैसा है, और सोलार सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सोलार सिस्टम का एक डायग्राम है आपके सामने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा सोलार सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में है। गैलेक्सीज होती हैं बहुत सारी यूनिवर्स में, या नेबुलाज भी बोलते हैं उनको। बहुत सारे नेबुलाज भी होते हैं, गैलेक्सीज भी होते हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में 1,00,000 स्टार से भी अधिक स्टार हैं। मोर देन 1,00,000 स्टार्स आर प्रेजेंट इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी ओन। तो समझिए पूरे ब्रह्मांड में कितने, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। और लेकिन इतने सारे स्टार्स में ओनली 15% ऑफ स्टार्स हैव दी प्लानिटरी सिस्टम। सिर्फ 15% स्टार ही ऐसे हैं जिनके पास हमारी जैसे ये प्लानिटरी सिस्टम का संरचना है। तो उन्हीं 15% में एक हमारा एक सन भी है जिसके आसपास ये प्लैनेट्स हैं, जो सिस्टम है, इनको कहते हैं सोलार सिस्टम। सो लेट्स गो। यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या होता है सोलार सिस्टम का। तो एक लाइन में जो डेफिनेशन हम बोलेंगे सोलार सिस्टम का वो ये है, द सोलार सिस्टम इज ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स इन दैट ऑर्बिट इट आइडल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशन से बॉन्ड होके उसके सन के चक्कर लगाता है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, कॉमेट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, कुछ भी हो, उन सब के समूह को बोलते हैं सोलार सिस्टम। देखिए सोलार सिस्टम में होते क्या क्या हैं। तो सन जो मुख्य है हमारे सोलार सिस्टम के लिए, जिसके सब ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और हमारे लार्जेस्ट 8 प्लैनेट्स, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो बच गया वो होते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट, डॉर्क प्लैनेट भी बोल सकते हैं, और स्मॉल बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सोलार सिस्टम। नाउ लेट्स सी द डिवीजन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम। प्लैनेट्स कैसे डिवाइड हैं यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। प्लूटो को अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्शन ऑफ प्लूटो, प्लूटो के बारे में भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि प्लूटो क्या है, क्या हुआ था उसके साथ। पहले हम बात करते हैं हमारे। तो जो हमारा प्लैनेट्स है सोलार सिस्टम का, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है टेरेस्ट्रियल, जिसको हम बोलते हैं अर्थ लाइक, और एक होता है जोवियन, जिसको हम बोलते हैं जुपिटर लाइक। ये 2 ग्रुप में बांट दिया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। नाउ लेट्स व्हाट इज दिस ऑल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या टेलुरिक प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट, इन 3 तरह के नाम से हम जान सकते हैं इनको, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेलुरिक प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट। ये जो होते हैं मोस्टली ये हार्ड कोर होता है, मतलब हार्ड सरफेस होता है इनका। और ये जो क्लोजेस्ट, ये 4 क्लोजेस्ट प्लैनेट हैं सन के। कौन कौन से हैं 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? वो हैं मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये 4 हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये 4 हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। अभी देखिए, आप देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या टेलुरिक प्लैनेट इनको बोलते हैं। ये जो शब्द है यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टेरा और टेलुस। ये 2 शब्द से हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और टेलुरिक प्लैनेट इनको नाम दिया है। और ये हैं 4 प्लैनेट सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है, इनके बीच स्थित हैं ये प्लैनेट्स, ये 4 के 4 प्लैनेट्स। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 4 प्लैनेट्स कैसे क्या हैं। तो फिलहाल ये देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको कहते हैं, जिनका हार्ड सरफेस हो, रॉकी प्लैनेट जिनको हो। और ये नाम कहाँ से ड्राइव हुआ, एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट और सन के बीच उपस्थित हैं। अब बात करता हूँ एस्ट्रॉयड बेल्ट की, जो मैंने आपको बताया एस्ट्रॉयड बेल्ट और सन के बीच। यहाँ सन है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके बीच ये
उपस्थित हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कुछ नहीं, अब इनको बोला जाता है कि बहुत सारे एस्ट्रॉयड का एक समूह है, और ये जो जुपिटर और मार्स, ये जो जुपिटर और मार्स के बीच में है, और ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं ये बोले जाते हैं कि जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं इन्हीं के रफली पार्ट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में, अंतरिक्ष में चले गए थे कोलाइडेशन की वजह से या फॉर्मेशन के टाइम पे, और ये एक जगह आके कंपोज हो गए इन बीच में, इसलिए इनको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। इस जो जुपिटर और मार्स के बीच का जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसको कहा जाता है मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट। ऐसे एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारे सिस्टम में बहुत जगह है, क्यूबोर बेल्ट, ऐसे बहुत बेल्ट हैं, लेकिन इस बेल्ट को कहा जाता है मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट क्योंकि ये सबसे मेन है। ये डिवीज़न है किसके, जोवियन प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बीच का, यही डिवीज़न है। इसके इधर होंगे जोवियन, इसके इधर होंगे टेरेस्ट्रियल। सो दिस वाज दी अबाउट दी एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है समझ गए हैं। अभी बात करते हैं जोवियन प्लैनेट्स की। तो जोवियन प्लैनेट्स वे द आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स को हम ऐसे भी जान सकते हैं, इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स। जो जोवियन प्लैनेट्स में आते हैं आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। ये 4 प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स में लेते हैं। पहले प्लूटो भी आता था लेकिन अब प्लूटो एक्सक्लूड हो गया है। देखते हैं इस टर्म का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया जुपिटर लाइक प्लैनेट, जैसे जुपिटर के जैसे जितने तरह के प्लैनेट्स होंगे उसको हम बोलेंगे जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन जो टर्म हम यूज करते हैं, ये टर्म का आजकल कॉमनली यूज हुआ जाता है एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स जितने भी हैं उनके बारे में जानकारी लेने, जिनका मास जुपिटर के समान होता है, इनकी सिस्टम की जानकारी स्टडी करने के लिए। जितने भी प्लैनेट जुपिटर जैसे हैं, जिन गैस के फॉर्मेशन है, मास उनके जैसा है, इसी सिस्टम है, उन सब की स्टडी करने के लिए जोवियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको भी जोवियन प्लैनेट से नाम दिया गया है। नाउ मूव फॉरवर्ड। चलिए अब हम अपनी शुरू करते हैं यात्रा शुरू करेंगे हम सन से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स, मैंने आपको बोला सोलर सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट सन है हमारा। तो सन देखिए क्या है, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ये परफेक्ट स्पेयर हॉट प्लाज्मा का है, नियरली परफेक्ट बोल सकते हैं, परफेक्ट तो होता नहीं है, कोई परफेक्ट स्पेयर है नहीं। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ है, जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है ना उसका बहुत बड़ा सोर्स है ये। इसके बिना लाइफ बहुत ही रेयरली पॉसिबल थी अर्थ के ऊपर। इसका जो डायमीटर है वो है 1.39 मिलियन किलोमीटर, इतना डायमीटर है। ये 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, 190 टाइम्स बड़ा है। इसका जो मास है 3,30,000 टाइम्स है अर्थ का। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सोलर सिस्टम जितना भी है उसका 99.86% ये ओनली सन ही कवर करता है। जितना भी मास हो गया हमारा उसका 99.86 समझो कितना बड़ा है। बाकी 0.14% में आपको पूरी सोलर सिस्टम प्लैनेट्स हो गए, सब ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए, सब एस्ट्रॉयड हो गए, सब कुछ हो गए। 99.86 में अकेला सन है, इतना बड़ा है सन। और सन का कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो सन में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो हाइड्रोजन मिलता है सन में, जो कि रफली 73% है। और जो उसका बाकी का बचा है वो लगभग 25% हीलियम है। और बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन भी वहाँ मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हाइड्रोजन और हीलियम। और सन पे को जो ये लाइट और एनर्जी हम देखते हैं इतना है, लाइट एंड एनर्जी एंड हीट, वो उसका मुख्य कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, एक प्रोसीजर चलता रहता है। और यही प्रोसीजर की वजह से वो बहुत सारा लाइट और हीट रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स में सबसे पहला जो प्लैनेट आता है मर्क्यूरी हमारे 8 प्लैनेट्स में सबसे छोटा प्लैनेट है, इज स्मॉलेस्ट एंड इनर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और ये सबसे नज़दीक भी है सन से सबसे नज़दीकी और सबसे छोटा। इसको एक चक्कर लगाने में सन का
87.97 डेज लगते हैं। इसको रफली हम बोल सकते हैं 88 डेज लगते हैं इसको एक सर्कल लगाने में, सन का ऑर्बिट करने में। इसका जो नाम पड़ा है वो एक रोमन डेटी के नाम पे, एक आदमी के नाम पे पड़ा है जिसका नाम था रोमन डेटी मर्क्यूरी, उसी के नाम पे इसका पड़ा है, जिसका मतलब होता है द मैसेंजर ऑफ गॉड। और इसकी जो दूरी है सूर्य से वो दूरी है 41.21 मिलियन माइल्स सन्स, और ये सबसे नज़दीक है, ये सबसे कम दूरी है। ये सूरज के सबसे नज़दीक का प्लेनेट है, बट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे अगला सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है सोलर सिस्टम का। वी विल स्टडी अबाउट दी वेनस। वेनस को कहा जाता है सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट। इसका जो नाम पड़ा है वेनस, वो एक रोमन गॉड हैं उनके नाम पे पड़ा है, जिसका अर्थ होता है लव और ब्यूटी। ये जो है सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है स्काई में, चांद के बाद। आप चांद देखते हो मून कितना ब्राइट है, उसके बाद सेकेंड हमारे लिए वेनस ही है, जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सुबह सुबह देख सकते हैं हम इसको सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के साथ। और इसको हम अर्थ की सिस्टर भी कह सकते हैं, अर्थ की बहन भी। क्यों? क्योंकि इसके सिमिलर साइज के वजह से, मास के वजह से, और प्रॉक्सिमिटी टू सन के वजह से, और इसका जो बल्क कॉम्पोजिशन है ये थोड़ा मिलता जुलता है अपने अर्थ से, इसलिए इसको सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। पर लेकिन हम जानते हैं कि लाइफ इस पे पॉसिबल नहीं है। लाइफ वाली प्लैनेट सिर्फ एक ही है, अर्थ। और हमने जो अब रिसेंट डिस्कवरीज में बोला है कि हमारा नेक्स्ट होम हो सकता है मार्स। ऐसा क्यों नहीं कि वेनस? क्योंकि वेनस तो हमसे इतनी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसका एक मुख्य कारण है कि वेनस के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है वेनस में, तो यहाँ बहुत हॉट होती है। दिन के समय में तो इतना हीट पड़ता है कि 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जा सकता है इसका, बहुत हॉट होता है। और जब ये घूम के रात के समय में आता है तब ये बहुत कोल्ड हो जाता है। ये था वेनस के बारे में, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा। अभी हम अगले प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला प्लैनेट हमारा खुद का घर है, आवर ओन होम, इट इज़ अर्थ। अर्थ के बारे में हम बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, बहुत ही डिटेल्ड में। यहाँ सिर्फ हम कॉस्मोलॉजी में प्लैनेट्स का जैसे जानकारी ले रहे हैं वैसे इसकी भी जानकारी लेंगे। इसको डिटेल में एक वीडियो बनेगी बाद में। सो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और एक ही मात्र एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो अभी तक के रिसर्च में हमको मिला है। अभी तक हमको दूसरा कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला है जिस पर लाइफ हो। दिस इज द ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विच सपोर्ट्स हार्बर लाइफ। यहाँ पे लाइफ होता है, ये सबसे बड़ी बात है, हमारी सबसे बड़ी यूनिकनेस है ये। और अगर हम अर्थ की उम्र बोलें, उम्र कितनी है अर्थ की, तो नियरली ये है जो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इसका जन्म हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसकी उम्र भी कितनी होगी? 4.5 बिलियन ईयर्स। जो हमारे अर्थ के पास सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट है, वो एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। मून हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। मैं आपको सैटेलाइट का मतलब समझा देना चाहता हूँ। सैटेलाइट होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी जो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करे, चक्कर काटे। ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल तो जैसे मून है, आर्टिफिशियल भी बहुत है, जैसे कि बहुत सारे प्रोब्स होते हैं, जैसे कि हमारा आर्यभट्टा, ये पहले हमारा नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट मून इज़ अवर नेचुरल सैटेलाइट। और मून के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मून इज़ द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। यस, 5वां सबसे बड़ा सोलर सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड, जो कि जुपिटर का है। और ऐसे ही करते करते 5वां नंबर पे आता है हमारा मून। और ये 27 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है हमारा अर्थ का। जो बोलते हैं हर 27 दिन पे पूर्णिमा आती है, तो इसको 27 दिन लगता है सन का एक चक्कर लगाने में। सन बोल रहा हूँ, अर्थ का एक चक्कर लगाने में इसको 27 दिन लगता है मून को। हमारे इस मून के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो चलिए, इतना फिलहाल हम जानते हैं अर्थ के और मून के बारे में। इनके ऊपर हमको डिटेल स्टडी करनी है, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो हम बनाएंगे फ्यूचर में। अभी हम कॉस्मोस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आगे चलते हैं। आगे चलते अब हमारा नंबर आ गया है मार्स पे। मार्स
फोर्थ प्लैनेट है, और प्लैनेट तो फोर्थ है बट इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी के बाद। हम ये अर्थ से छोटा है साइज में थोड़ा। इंग्लिश में जो है ये जो मार्स नाम है, ये मार्स नाम दिया गया है एक रोमन गॉड है, मोस्टली जो है ये नाम रोमन्स के ऊपर ही पड़े हैं। रोमन गॉड है, रोमन गॉड ऑफ वार के युद्ध के भगवान बोला जाता है, उनके ऊपर इनका नाम पड़ा है। और इसको हम ऑफ्टन रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका रंग जो है रेड होता है, इसके ऊपर रेड डेजर्ट्स हैं, रेड डेजर्ट्स यहाँ पाए जाते हैं बहुत। और आपको बता देता हूँ कि हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़, जैसे कि ये बोलते हैं अर्थ का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा, एवरेस्ट है सबसे बड़ा माउंटेन। तो ऐसे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन है वहाँ पे माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस नाम का एक सबसे बड़ा है वहाँ पे, माउंट ओलंपस करके एक है वहाँ पे सबसे बड़ा। और इसके ऊपर बहुत सारे डार्क पैचेस भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डार्क पैचेस, यहाँ देख सकते हैं डार्क पैचेस बहुत सारे हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है जो ये इन्होंने रिसेंट डिस्कवरीज की हैं, इनका कहना है कि इट विल बी द नेक्स्ट प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, यही पृथ्वी के बाद इसके ऊपर थोड़ी लाइफ की संभावना जताई जा रही है। इन फ्यूचर इट विल बी अवर नेक्स्ट होम, हु नोज, इट विल बी और इट विल नॉट। सो ये था मार्स। अभी हमने 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। ये 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से थे, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर ओवर। आगे बढ़ने से पहले आपको वो बता देता हूँ, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अभी पहले भी मैंने अभी आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में बताया था कि 4 प्लैनेट्स के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर आता है जुपिटर। तो चलिए एस्ट्रॉयड बेल्ट तो हमने देख लिया अभी क्या है, तो अभी हम चलते हैं जुपिटर पे। जुपिटर जो 5th प्लैनेट, ये 5वां प्लैनेट है सन से। और ये जो है जुपिटर, ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ दिस सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसको हम एक गैस जायंट के नाम से भी जानते हैं। पहले बता देता हूँ, ये जोवियन प्लैनेट में भी एक डिवीजन है, इसके जुपिटर और सैटर्न, इन दो को हम गैस जायंट के नाम से जानते हैं, ये 2 प्लैनेट्स को। इसमें ये उससे भी बड़ा है, ये सबसे बड़ा गैस जायंट है ये। और इसका जो मास है ये कम से कम 1000 है सन का, ये और ये भी बहुत बड़ा प्लेनेट है, अपना अर्थ का बहुत गुना बड़ा है। इसका जो अगर हम ये रेड डॉट देखें ना, सिर्फ ये जो रेड डॉट है, ये अर्थ से दुगना तिगुना होगा, बहुत बड़ा होगा, ये इतना बड़ा प्लेनेट है, अर्थ इसके आसपास का नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। जो जुपिटर जो है ना, इसको हम गैस जायंट क्यों बोलते हैं, ये गैस जायंट हम इसको क्यों नाम दिए हैं, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि इसका जो सरफेस है वो गैस से बना हुआ है, मेड ऑफ गैस है। इसका सॉलिड सरफेस है, आपको पहले भी बताया डिफरेंस क्या है कि ये इनको सॉलिड सरफेस नहीं होते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को सॉलिड सरफेस होते हैं, और जोवियन प्लैनेट्स को सॉलिड सरफेस नहीं होते हैं, दे हैव गैस सरफेस, गैस से बने रहते हैं, तो इसलिए इसका गैस सरफेस है। और आपको जोवियन प्लैनेट्स के बारे में एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इनकी रिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो जुपिटर के बारे में और अगर हम देखें तो इनको जो है सर्कुलर लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैंड हैं, 1 बैंड, 2 बैंड, ये डार्क बैंड, फिर ये लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, ऐसे बैंड्स हैं बने हुए। तो ये एक और इसका यूनिक फीचर है कि बैंड्स हैं बने हुए। और ये टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो अभी तक, ये जो आपको बताऊँ तो सैटेलाइट्स की खोज होती रहती है। अभी हाल ही में ही 22 सैटेलाइट इसके मिले, जिसको जोड़ के अभी कुल सैटेलाइट की संख्या इसकी है 79 नेचुरल सैटेलाइट्स अभी इसकी है। और इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है क्या, गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट इसका भी है और सोलार सिस्टम का भी है, जो मैंने आपको भी बताया, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो दूरी सन से हम बोलेंगे वो है 485 माइल्स, 485 मिलियन माइल्स है इसकी सन से दूरी। और ये जो है बहुत कोल्ड प्लैनेट में भी हम जानते हैं, बहुत प्रोबेबली इसका जो टेम्परेचर होता है माइनस में होता है, -208 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर होता है।
और आपको यहाँ गैनीमेड के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। गैनीमेड जो है इतना बड़ा है साइज में कि ये मर्क्यूरी से भी बड़ा है साइज में, मर्क्यूरी और प्लूटो जैसे से भी ज़्यादा बड़ा है इसका गैनीमेड साइड में। बट फिर भी ये प्लैनेट ना हो करके एक सैटेलाइट है, क्योंकि ये एक प्लैनेट का चक्कर काटता है। अगर ये इंडिविजुअली सिर्फ सन का चक्कर काटता तो हो सकता था, इट मे बी पॉसिबल कि हम इसको प्लैनेट बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक प्लैनेट का चक्कर काटता है तो इसलिए ये एक सैटेलाइट कहलाएगा। सो ये था जुपिटर। जुपिटर को समझ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि, हिंदी में शनि बोलते हैं। ये 6th प्लैनेट है सन का, सन से, और सोलर सिस्टम का 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये भी एक गैस जाइंट है। इसके सारे फीचर सेम हैं जुपिटर जैसे। इसके भी रिंग्स हैं, सर्कुलर्स, ये सब हैं, सारे फीचर्स सेम हैं। जो इसमें यूनिकनेस है अगर आप देखोगे बाहर तो ये 3 रिंग्स हैं इनको, ये 3 रिंग्स हैं। और ये 3 रिंग्स बहुत सारे डिविजन्स, ये 3 मुख्यतः डिविजन्स में हैं। और ये रिंग्स कुछ नहीं, ये आपके क्या बोलते हैं, वही एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो सैटर्न की ग्रेविटी से बाउंड होके वो रिंग का फॉर्म ले लिए हैं। इसके भी अभी तक डेट में 82 सैटेलाइट्स मिले हैं और की खोज चल रही है। फ्यूचर में हो सकता है ये नंबर और बढ़े, फिक्स ना हो। 82 सैटेलाइट्स मिले हैं। और इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है, उसका नाम है टाइटन। टाइटन इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और इसका जो और एक बात है कि इसको सूरज का एक ऑर्बिट करने में 29 साल लगता है। 29.5 अर्थ ईयर्स। अर्थ ईयर्स मैंने यहाँ इसलिए लिखे हुए हैं, अर्थ ईयर्स लिखा हुआ है क्योंकि ईयर्स हम अर्थ के हिसाब से देख रहे हैं ना। तो 29.5 अर्थ ईयर्स लगता है इसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में सन के अराउंड। तो ये एक यूनिकनेस है इसका। यूनिकनेस नहीं बोल सकते, मतलब डेट तो बढ़ता ही जाता है, जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे डेट समय बढ़ता ही जाता है। ये सब इसके फीचर्स हैं, मैंने आपको बताया ये फीचर्स। तो आपने सैटर्न समझ लिया। अभी सैटर्न के बाद अब जाते हैं द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज यूरेनियस। यूरेनस में यूनिकनेस है। यूरेनस में यूनिकनेस ये है, इसका शेप देख लीजिए कैसा है, टिल्ड है, ये पूरा टिल्ड है। ये यूनिकनेस है इसमें। हमारा अर्थ भी थोड़ा टिल्ड है, सभी प्लैनेट थोड़े थोड़े टिल्ड हैं, लेकिन ये तो देखिए कितना ही ज़्यादा टिल्ड है, इमेज में भी देख सकते हैं। तो और ये 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स में एक और फ़र्क है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट साइज में छोटे थे और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं साइज में बड़े हैं, बिग प्लैनेट्स। ओके। और जो यूरेनस का अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यूरेनस जो है नेपच्यून का भी हम भाई बोल सकते हैं। दोनों का कंपोजिशन सेम है लगभग। जैसे बोलते हैं वेनस अर्थ की सिस्टर है तो हम यूरेनस को नेपच्यून का भाई बोल सकते हैं, एकदम सेम रहता है सब कुछ। और लेकिन ये जो दो हैं ना, ये जुपिटर और सैटर्न से थोड़े अलग हैं, उससे नहीं मिलता है, उससे थोड़ा अलग ही है ये, हम उससे इसको मिला भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो गैस जायंट है। इसमें जो और एक यूनिकनेस है कि ये जो सन के अराउंड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। आपको बता दो सभी प्लैनेट जो हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। बट ये जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना एक्सेप्शन है, ये एक यूनिकनेस। कई मामलों में ये यूनिक ग्रह है। इसके जो नेचुरल सैटेलाइट अभी तक मिले हैं हमको वो हैं 27 नेचुरल सैटेलाइट्स। और जो 2 सबसे बड़े सैटेलाइट्स हम इनके बोल सकते हैं वो हैं ओबेरॉन और टाइटेनिया। ओबेरॉन टाइटेनियन 2 सबसे बड़े यूरेनियन मून्स हैं इसके। तो ये था यूरेनस। यूरेनस को समझ लिया होगा आपने, 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेटरी रेडियस। और 4th लार्जेस्ट प्लैनेटरी मास है। मास में 4th नंबर पे आता है, रेडियस में 3rd पे आता है। और नेपच्यून इसका भाई है, भाई कह सकते हैं। और यूनिक में क्या है, टिल्ड है पूरा और अपसाइड डाउन है पूरा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सन के अराउंड जाता है। सभी प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड चक्कर काटते हैं, बट ये जो है क्लॉकवाइज, सभी काउंटर क्लॉकवाइज, पर ये क्लॉकवाइज में काटता है। ओबेरॉन और टाइटेनिया सबसे बड़े बड़े मून हैं इसके। चलिए जो अगला प्लैनेट हमारा है, अगला है एंड लास्ट प्लैनेट जिसको बोल सकते हैं सोलर सिस्टम का अभी स्टडी के हिसाब से अभी तक के, वो है नेपच्यून। इट इज़ द 8th और सबसे फारडेस्ट प्लैनेट है ये।
जैसे मैंने आपको बोला कि ये भी यूरेनस का भाई आप बोल सकते हो, मतलब कंपोजिशन सेम होंगे इसके। बस इसका ब्लू दिखने का कारण ये है क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, तो सनलाइट यहाँ बहुत कम पहुँचती है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में इससे कोल्ड प्लेनेट नहीं होगा। और इसको जैसे मैंने आपको बोला था यूरेनियस ट्विन भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यूरेनियस जैसे सारे फीचर इसमें हैं। और इस अब सैटेलाइट की बात करें तो इसमें टोटल 14 सैटेलाइट अभी तक नेचुरली हमको डिस्कवर हुए हैं, और भी पता नहीं डिस्कवर होंगे बाद में और डिस्कवर होते जाएंगे। और ये जो है कोल्डेस्ट प्लेनेट है जो मैंने आपको बताया अभी। ये था नेपच्यून के बारे में। तो हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ा, जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। जोवियन के कौन से हो गए? जुपिटर हो गए, सैटर्न हो गए, यूरेनस हो गए और नेपच्यून हो गए। ये थे हमारे 8 प्लैनेट्स जो हम जानते हैं। 8 प्लैनेट्स पढ़ते हैं, 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्लूटो के बारे में। प्लूटो भी एक वक्त पे प्लैनेट था। 9 प्लैनेट्स वाज देयर एट वन टाइम, लेकिन आज नहीं है। वो क्या हुआ आपको बताऊंगा। देखिए पहले प्लूटो को समझते हैं। 1930 में एक थे जिनका नाम था कैल्डी टॉमहॉन्ग। इन्होंने 1930 में इसकी खोज की और इसको 9 प्लैनेट घोषित किया जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर क्यों? और ये जो है कहाँ है आपको मतलब ना, बहुत सारे बेल्ट हैं, जैसे मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गए, वैसे एक क्यूपर बेल्ट भी है। ये उसी का एक ऑब्जेक्ट है, क्यूपर बेल्ट का ही एक ऑब्जेक्ट है। बाद में इसको ऐसा मान लिया गया कि ये क्यूपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन 1930 में ये इन्होंने सैल्डे टॉमबाउ ने ये प्लैनेट की खोज की थी और इसको 9 प्लैनेट घोषित किया था। पर ये इसका कुछ फीचर्स इसके हैं जो प्लैनेट से मेल नहीं खाते हैं और प्लैनेट होने के लायक नहीं होते हैं। ये नेपच्यून के भी ऑर्बिट से बहुत दूर है, तो इसलिए हमने इसको आईसी डॉर्फ प्लैनेट का नाम दे दिया। आईसी डॉर्फ प्लैनेट का नाम दे दिया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। बहुत सारे कारण हैं इसको बाहर करने के, ये बहुत सारे ठोस कारण हैं। और इस तरह से ये एक वक्त पे जो प्लैनेट था वो प्लैनेट से बाहर हो गया, लेकिन ये फिर भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और इसका जो साइज़ है हमारे अर्थ से छोटा है जैसे बताया। तो अब मुख्यतः मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ प्लूटो के बारे में। इसका जो डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे पेरिहिलियन पे, पेरिहिलियन क्या होता है? पेरिहिलियन होता है जब ये सन से सबसे, आपको पता है सब एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, तो सबसे नज़दीक का पॉइंट, जो सबसे नज़दीक का पॉइंट होगा जब ये सूरज के सबसे नज़दीक होगा, उस पॉइंट पे इसकी दूरी जो सूरज से है वो है 2766 मिलियन माइल्स पेरिहिलियन पे। और उसके अपोजिट एम्पेरिलियन पे, मतलब जब वो सबसे फार्टेस्ट पॉइंट पे होगा, तो उसकी दूरी होगी आपको 4566 4566 मिलियन माइल्स पेरिहिलियन पे, 2766 मिलियन माइल्स, एंड एम्पेरिलियन पे 4566 मिलियन माइल्स पे होगा इसकी दूरी सन से। और इसका जो एक बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर प्लूटो पे हम 1 साल देखें तो अर्थ का वो 247 ईयर्स हुआ। मतलब यहाँ का एक, वहाँ आप बर्थडे नहीं मना पाओगे अपना। एक बार जन्म लिए, बर्थडे नहीं, हो गया जन्म, बर्थडे होगा ही नहीं वहाँ। एक ईयर प्लूटो का 247 अर्थ ईयर होता है क्योंकि। तो ये थे प्लैनेट्स, और मैंने आपको एक वो पहले रह चुके प्लैनेट के बारे में भी बताया जो प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हो गया, लेकिन है तो सही एक प्रोडक्ट, क्यूपर बेल्ट का ही एक ऑब्जेक्ट है, तो क्यूपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट में ही हम इसको पढ़ते हैं। तो ये था प्लूटो। सारे प्लैनेट्स हमने देखे, प्लूटो हमने देखे। सोलर सिस्टम में मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या है? प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे ड्वार्फ प्लैनेट आपके प्लूटो हो गए, और भी कुछ है मैंने बोला था, और एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सब भी हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। लास्ट जो सेक्शन है हमारा सोलर सिस्टम का वो है ये। अभी ये होते क्या हैं? देखिए ये जो होते हैं इनको हम स्पेस फेरर्स भी बोल सकते हैं। ये घूमते रहते हैं स्पेस में इधर उधर। ये रफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बिलियंस का ट्रिलियंस की संख्या में होंगे। और इनको नाम जो दिया गया है, कॉमेट्स नाम दिया गया है, एस्ट्रॉइड्स नाम दिया गया है, मेटेओराइट्स नाम दिया गया है। और अर्थ पे पहुंच जाए तो इनको मेटेओर्स और मेटेओराइट्स कहा जाता है। देखिए यहाँ एस्ट्रॉइड मैंने बताया कैसा होता है, देखिए पिक्चर दिया है। कॉमेट कैसा होता है, देखिए पिक्चर दिया हुआ है।
मेटेओर कैसा होता है, मेटेरोइड कैसा होता है, फायरबॉल कैसा होता है और मेटेरोइड कैसा होता है। देखिए आपको वो डिफरेंस यहाँ पिक्चर में ही दिख जाएगा, 3-4 इनमें कैसा कैसा होता है सब। और ये बिलियंस या ट्रिलियंस की संख्या में मौजूद हैं और ये भी अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं और कभी कभी किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशन के फील्ड में आ जाते हैं तो वहाँ पे क्रैश हो जाते हैं। कॉमेट, आपको पता होगा कि हेलिस कॉमेट करके एक कॉमेट है बहुत फेमस, हर 72 साल पे आता है अर्थ के पास, पर वो किसी के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर वो भी सन का चक्कर लगाता है और एक आदमी अपनी ज़िंदगी में एक ही बार वो देख सकता है, बार बार उसको देखने का मौका नहीं मिलता है। तो ये थे आपके पूरा सोलार सिस्टम, कैसे क्या है सोलार सिस्टम में। यहाँ मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, एनिमेटेड क्लिप, जो आपको और अच्छे से जानकारी देगा कि सोलार सिस्टम के बारे में क्या है। यहाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सोलार सिस्टम अगर बोलेंगे लास्ट क्या है, सोलार सिस्टम का लास्ट पॉइंट तो है आउटक्लॉट्स। आउटक्लॉट्स करके एक जगह है जो कि लास्ट है, जहाँ पे सन का ग्रेविटेशन फील्ड भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, इन्फ्लुएंसिबल हो जाता है और फिर वो भी एज माना जाता है, वो एज माना जाता है सोलार सिस्टम का, वहाँ सोलार सिस्टम ख़त्म हो जाता है, लाइट भी नहीं पहुँचती है सन की वहाँ पे। तो चलिए वो था, ये सोलार सिस्टम हो गया है। ये क्लिप आप देखिए, क्लिप में आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में समझ में आएगा कि क्या कैसे है। इन्हीं सब का एनिमेटेड क्लिप जो मैंने अभी आपको बताया है, इन्हीं का एनिमेटेड क्लिप। सो पहले क्लिप देखिए। Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar nebula, a swirling disk of material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own Sun. Revolving around the Sun are 8 planets. The planets are divided into 2 categories based on their composition, terrestrial and Jovian. Terrestrial planets, including Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small. The smallest and closest to the Sun is Mercury, which has the shortest orbit in the solar system at about 3 Earth months. Venus is the hottest planet, with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit due to an atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet help create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond the 4 terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn and ice giants Uranus and Neptune. The gas giants are predominantly made of helium and hydrogen, and the ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane, and ammonia. All 4 Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. The largest Jovian is also the largest planet in the solar system, Jupiter. Nearby is Saturn, the solar system's second largest planet. Its signature rings are wide enough to fit between Earth and the Moon, but are barely a kilometer thick. Past Saturn are the ice giants Uranus and Neptune. The slightly bigger of these ice giants, Uranus, is famous for rotating on its side. Next to Uranus is Neptune, the outermost planet in the solar system and also one of the coldest. Orbiting the terrestrial planets is the asteroid belt, a flat disk of rocky objects full of remnants from the solar system's formation, from microscopic dust particles to the largest known object, the dwarf planet Ceres. Another disk of space debris lies much further out and orbits the Jovian planets, the icy Kuiper Belt. Apart from asteroids, the Kuiper Belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets.
Beyond the Kuiper Belt is the Oort cloud, a vast spherical collection of icy debris. It is considered the edge of the solar system since that is where the gravitational and physical influences of the sun end. Our solar system's particular configuration of planets and other celestial objects, all revolving around a life-giving star, make it a special place to call home. देख लिया आपने क्लिप। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या है सोलर सिस्टम में। एक एनिमेशन व्यू में थोड़ा इंटरेस्ट आता है एनिमेटिव व्यू में देखने में। जो पढ़ाया उसको एनिमेटिव व्यू में देख लिया तो थोड़ा अच्छे से याद हो गया। सो दिस वाज द सोलर सिस्टम। किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे कॉस्मोलॉजी में ही। अब आगे किसी और टॉपिक के साथ और अलग अलग टॉपिक्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तब तक के लिए थैंक्स। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा।